हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। और एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा आखिरी एपिसोड है। हाँ, तो दिस इज़ नॉट अ क्लिक बेट कि मेरा ये आखिरी एपिसोड है। हाँ, ये मेरा आखिरी एपिसोड है इस चैनल पे। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि मुझ में और आदित्य में कुछ खराब हुआ। आई सोल्ड माई सोल। मैंने अपनी आत्मा बेच दी है कुछ पैसों के लिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा है कि मैं अपना इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता, बिकॉज ये सेम स्किल मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहा हूँ। कुछ हद तक वो भी अपनी जगह सही है, बिकॉज ये सेम चीज़ मुझे वहाँ पे करनी है। ऑब्वियसली क्यों ही कोई पसंद करेगा। ठीक है, देखते हैं। कुछ और करेंगे कभी फ्यूचर में भी, देखते हैं। क्या पता यहाँ वापस आए कई सालों बाद, यू नेवर नो। पर हाँ, आदित्य इस चैनल पे एक्टिव रहेंगे। वो इस चैनल की पूरी कमान संभाल रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक। जो भी है, जो भी होगा यहाँ पे वही करेंगे। अब हमारी राम राम है आप सभी को। बट जाते जाते एक आखिरी वीडियो, बिकॉज इस मंडे से मैं वहाँ पे ज्वाइन कर जाऊँगा, तो फिर नहीं ही आएंगे वीडियोस मेरी तरफ से इस चैनल पे। तो ये जो मेरा आखिरी वीडियो है, ये कुछ किताबों के बारे में है जो मैंने इसी महीने में पढ़ी हैं, और उन सब के बारे में आपको सबको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जो हमारा एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक सेट फॉर्मेट है उसी में ही। और मैं आपको बताऊंगा क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे क्यों पसंद आई, आपको क्यों पसंद आएगी। और जाते जाते मैं गाना ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप सभी के लिए, और एक फिल्म, एक शो, बिकॉज व्हाई नॉट। तो जो हमारी पहली किताब है, ये किताब एक जानवर के ऊपर है। और ये जानवर शायद सबने देखा है, सबने सुना है। सबका इंस्टाग्राम शायद, मेरा तो एटलीस्ट इसी से ही भरा रहता है हर जगह। मतलब मैं तो जो भी फीड खोल लो यही जानवर होता है। और इस जानवर का नाम है कैट, बिल्ली, म्याऊ म्याऊ, बिल्ली मौसी। और ये किताब है ये द इंडियन कैट बाय BN गोस्वामी। BN गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि वो एक आर्ट हिस्टोरियन है। मतलब जो आर्ट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ये पेंटिंग कब बनी थी, कैसे बनी थी, उस समय की या उस क्षेत्र की, उस रीजन की पेंटिंग का तरीका कैसा था, वहाँ पे आर्ट किस प्रकार का था, किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता था, वो पर्सपेक्टिव क्या रखते थे, फिर वो इवॉल्व कैसे हुआ, वो आया कहाँ से था, क्या वो आसपास किसी और रीजन के आर्ट से इंस्पायर्ड था। तो वो सब की स्टडी करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, एंथ्रोपोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी में आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। एंथ्रोपोलॉजी तो वो होती है ना जिसमें वो ज़मीन को खोदते हैं या फिर किताबों में से चीज़ें खुद खुद ही निकालते हैं। आई डोंट नो उसमें आएगा कि नहीं आएगा। बट द पॉइंट बीइंग कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है हिस्ट्री का, बिकॉज आर्ट अपने आप में, कला, चित्र, पेंटिंग्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस किताब में BN गोस्वामी जी ने क्या करा है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट करा है बिल्लियाँ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। तो हिंदुस्तान की जो कहानियाँ रही हैं उनमें कहाँ हैं बिल्लियाँ, जो कहावतें रही हैं, मुहावरे रहे हैं, शायरी रही है, वहाँ पे बिल्लियों का कहाँ जिक्र है, कैसा जिक्र है। और फाइनली जो इस किताब का मेजर पार्ट है वो है पेंटिंग्स। आर्ट में बिल्लियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो मुझे पता चला कि तो जो खास बात मुझे पता चली कि मीर ने बिल्लियों पे गज़ल लिखी है, नज़्म लिखी है। गालिब ने भी अपनी बिल्ली पे गज़ल लिखी है। मीर ने तो शायद 2 लिखी हैं। तो मतलब ये 2 बड़े शायर हैं, उन्होंने बिल्लियों के बारे में लिखा है। जैसे महात्मा बुद्ध की पिछले जन्मों की कहानियाँ जो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए सीख के तौर पे या फिर मॉरल लेसन्स के तौर पे जो लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। शायद उन्हें जकाता या जताका ऐसा कुछ कहानियाँ बोलते हैं। मैं यहाँ पे ज़रूर लिखूँगा कि क्या कहते हैं उन्हें। तो वो जो कहानियाँ हैं उसमें बहुत बार बिल्ली का जिक्र है। और भी जैसे हिंदू मैथोलॉजी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें बिल्लियों का जिक्र है।
इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बिल्लियों का जिक्र है, पर क्योंकि ये किताब ही हिंदुस्तान पे बेस्ड है, क्योंकि उसका नाम द इंडियन कैट है, तो हम उस अरब वर्ल्ड के बारे में हम जो, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत तो वहीं से हुई थी, अरब से, तो उस रीजन की बात हम नहीं करते हैं इस किताब में ज़्यादा। हिंदुस्तान में था उसकी बात करते हैं। तो ये काफ़ी कमाल की बात थी कि कहानियों में है ऐसा कैरेक्टर, बड़ा कनिंग कैरेक्टर रहा है हमेशा बिल्लियों का, ईवल कनिंग, हमेशा ठगने के लिए कुछ ना कुछ घपलेबाजी करने के लिए तैयार, ऐसा कैरेक्टर रहा है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में बात। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी मज़ेदार है, जैसे आप इस किताब में देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, या आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आएगी, तो एक तरफ पेंटिंग है, एक तरफ उस पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि इनको क्या लगता है इसमें बिल्ली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्ली है कहाँ। ऐसी और भी एग्जांपल्स है, एक तरफ पेंटिंग है जिसमें छोटी कहीं बिल्ली या बिल्ली कहीं होगी, कभी कभी बड़ी भी है, कुछ इस तरीके से, और वो कहना क्या चाह रही है आपसे। तो ये बड़ा मेरे को मज़ेदार लगा इस किताब का। तो यहाँ पे आखिरी में कुछ कहावतें या मुहावरे हैं जहाँ पे बिल्लियों का जिक्र हुआ है। जैसे हमने वो सब तो सुने ही है कि सोचो है खाके बिल्ली हज को चली, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना। पर मैं एक बड़ा मुझे मज़ेदार पंजाबी मुहावरा मिला यहाँ पे, जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा। तो जो ये पंजाबी मुहावरा है, वो बड़ा कमाल का, बड़ा फनी मुहावरा है। वो है, छड़िया दे कर बिल्ली आई तब बोले शुक्र है घर जनाना पैर ते पया। तो इसका मतलब है कि छड़े जो होते हैं, मतलब बैचलर, छड़े लड़के, बैचलर लड़के, तो जब छड़े, एक घर में बहुत सारे छड़े रह रहे हैं, बहुत सारे लड़के रह रहे हैं, जब उनके घर में एक बिल्ली भी पैर रखती है तो वो सब शुक्र मनाते हैं, थैंक गॉड, है ना, भगवान का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि चलो एक फेमिनिन प्रेजेंस तो हमारे घर में आई। तो ये डेस्परेशन दिखाना है कि छड़े कितने डेस्परेट होते हैं, मतलब इतना, मतलब लैक ऑफ फीमेल इंटरेक्शन होता है उनकी ज़िंदगी में, बिल्ली का आ जाना भी उनके लिए बहुत होता है। सो ये बड़ा फनी है। और इसमें जो नीचे लिखा है वो बिल्ली के पर्सपेक्टिव से लिखा है कि बिल्ली इस कहावत को कैसे देख रही है। तो छोटा सा मैं पढ़ के सुनाऊँ, बड़ा फनी है। द यूजुअल पंजाबी exuberance and nonsense, I say. I just went in hunting for mice and looking for some milk or curd, not knowing that it was a household of chronic bachelors. I found nothing there. The sight of a deserted kitchen is all that greeted me. I was about to leave when I found myself surrounded by 5 pair of eyes, looking at me almost with affection. Not used to this much of attention from grown-up man. Not used to this much of attention from grown-up men. I made as if to leave in a hurry, but these men began to make cajoling sweet sounds, almost like whispered whistles, as if to talk to me. So I lingered for just a little while longer and then ran. Who would want to be in the company of men starved of feminine company? ये बिल्ली के पर्सपेक्टिव से उसका आंसर लिखा है कि जब मैं गई छड़ा यहाँ तक करते की होया। तो ये इट्स अ फनी बुक, इट्स अ नाइस बुक, मज़ा आएगा। कुछ भी इसमें बोरिंग नहीं है, बिकॉज पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स में बिल्ली ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। फिर उसके बारे में पढ़ना कि वो बिल्ली वहाँ पे क्या कर रही होगी, क्या उसका क्या रैशनल होगा वहाँ पे बिल्ली डालने का। अच्छी किताब है, बहुत मज़ेदार किताब है। बस एक जो चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा अभी, तो थोड़ी सी महंगी है, 1000 रुपये की है। मुझे तो गिफ्ट मिली थी। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ 1000 रुपये के अंदर एक अच्छी किताब चाहिए, तो ये बहुत अच्छी है। वरना अगर आपके पास है बजट, आप पढ़ना चाहते हो, तो आई नॉट ट्रीट योरसेल्फ। ठीक है, अब चलते हैं अगली किताब की तरफ। तो जो हमारी सेकंड किताब है, ये मेरी बहुत फेवरेट राइटर से है, बहुत ज़्यादा फेवरेट राइटर है, और जिस इंसान ने मुझे किताब गिफ्ट करी वो मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत खास है। तो जो राइटर है उनका नाम है खालिद हुसैनी। खालिद हुसैनी आप सबको नहीं पता है तो अफ़गान अमेरिकन राइटर है। इन्होंने काइट रनर और अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स एंड द माउंटेन एकोज, इस तरह की किताबें लिखी है। मैंने इसमें 2 पढ़ी हैं, अब ये भी पढ़ ली है, वो रह गई है द माउंटेन एकोज, वो रह गई है, बाकी सब मैंने पढ़ लिया है। ये इनकी ग्राफिक नॉवल है, अगर आप देखेंगे तो इमेजेस ही इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं इमेजेस हैं, थोड़ी बहुत शायरी में बातें लिखी हुई हैं। बड़ी अच्छी, बड़ी स्वीट, बड़ी दिल को छू लेने वाली किताब है। बहुत सुंदर आर्ट है, बहुत कमाल की शायरी है जो थोड़ी बहुत है भी अंदर, और आपको पढ़ते हुए फील होगा कि शायद आपको पता है ये कहानी कहाँ जा रही है। आपने कहीं तो
कुछ देखा है, कुछ सुना है, पर जब आप आखिरी पन्ने पे पहुंचेंगे और जब आपको पता चलेगा कि कहानी कहाँ जा रही है, तो आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा इस बारे में है कहानी। सो एक बार मतलब इसको वन टाइम रीड या फिर ऐसे किसी भी बक्से में डालना गलत होगा। ये चेतना के साथ एकदम शांति से ध्यान लगा के पढ़ने वाली किताब है, जो शायद आपको झंझोड़ दे, शायद आपको बहुत चीज़ें सवाल करने पर मजबूर करे, आपको शायद ओपिनियन बदले, और ये पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी किताब है। तो अगर आपके पास समय हो, मन हो कभी, तो डू रीड सी प्रेयर्स बाय खालिद हुसैन। मुझे ये भी किताब गिफ्ट मिली थी बहुत ख़ास इंसान से, जिससे वो पहली वाली मिली थी, तो मैं तो खा गया, मुझे बहुत मज़ा आया किताब पढ़ के। थैंक यू। नेक्स्ट बुक, तो जो हमारी तीसरी किताब है, इसका नाम है करबला। अब आपने करबला के बारे में सुना ही होगा, वाक़यात है करबला, जंग है करबला, तो जिसमें माह मुहर्रम में जो 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 हम जिसे मुहर्रम कहते हैं हिंदुस्तान में, जिस दिन को अशुरा कहते हैं शायद उसे, वैसे देखा जाए तो जिस दिन लोग मातम मनाते हैं, दुख मनाते हैं, तो उस वो जो जंग थी जो लेड अप टू अशुरा, उस दिन उस जंग की किताब को करबला कहते हैं। करबला में अगर मैं आपको छोटा सा सिनॉप्सिस दूं तो होता है कि इमाम हुसैन या हज़रत हुसैन, जो भी आप बोलना, अगर मैं आपको छोटा सा एक सिनॉप्सिस दूं पूरी कहानी का, तो हुसैन है, उनकी 72 लोगों की आर्मी है, और सामने यजीद है। हुसैन नवासे हैं या पोते हैं, आई थिंक नवासे हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, तो नवासे हैं, वो अपने आप को वो मानते हैं, और सभी लोग मानते हैं कि वो राइचियस ओनर है टू द थ्रोन, या फिर मतलब 4th कैलिफ या फिर खलीफा बनने के हकदार हैं, पर यजीद उन्हें बनने नहीं देता है। यजीद अपने पिताजी के बाद खुद ही बन जाता है, और वहाँ से फिर पॉलिटिकल अनबन चालू होती है। हुसैन पूरी कोशिश करते हैं कि वॉर ना हो, डिप्लोमेटिकली चीज़ों का सलूशन निकले, बट एट द एंड बिल्कुल जाके जंग होती है, और फिर बड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली 72 लोगों से अगर 1 लाखों लोगों की आर्मी लड़ेगी तो कौन जीतेगा? लाखों लोग, 72 लोग हार जाएंगे जंग में तो ऑब्वियसली। बट जो मॉरल विक्ट्री थी हुसैन और उनकी आर्मी की, वो है चीज़ जो मायने रखती है। तो ये जो प्ले है करबला, ये लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने 1930 में, और ये इसी वाक़यात पे बेस्ड है। अब 1930 में क्या हो रहा था कि उस समय फिर वही हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ गया था, उसको कम करने के लिए मुंशी जी ने ये प्ले लिखा था। ये मुंशी जी का सेकंड अटेम्प्ट था प्ले राइटिंग में, उससे पहले उन्होंने एक ही प्ले लिखा था, और ये सेकंड था। अच्छा, मुंशी जी बहुत कमाल बात बोलते थे कि प्लेस जो होते हैं, थिएटर, वो 2 तरीके का होता है, एक होता है जो देखा जाता है, एक होता है जो पढ़ा जाता है। उनका कहना है कि करबला जो इनकी किताब है, ये पढ़ने वाला प्ले है, देखने वाला नहीं है। अगर कोई बनाना चाहे तो ज़रूर बनाए, पर ये बना नहीं है देखने के लिए, ये पढ़ने के लिए ही है ये प्ले। तो मैंने जो पढ़ा है वो है इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो हिंदी से करा गया है इंग्लिश में। तो मुंशी जी ने पहले हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा, फिर अब अंग्रेज़ी में आया है। ये साहित्य अकादमी ने पब्लिश करा है, और ये जो ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने ट्रांसलेट करा है वो है हारिस कादिर और समी रफ़ीक। जिन लोगों ने ट्रांसलेट करा है उनका नाम है हारिस कादिर एंड समी रफ़ीक। तो ये तो इंडियन सेंसिबिलिटी के साथ लिखा हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानीयत भी है। तो डायलॉग्स बड़े हिंदुस्तानी हैं, सेटिंग्स बड़ी हिंदुस्तानी है। इवन इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर भी है, क्योंकि प्रेमचंद जी इस किताब के प्रीफेस में भी बोलते हैं कि हिस्टोरिक प्ले नहीं है, ये हिस्टोरिकल प्ले है। मतलब ये एग्जैक्टली हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री से लेके बनाई हुई कहानी है मेरी। तो इसलिए जैसे इसी वजह से इस किताब में एक योगी बाबा आते हैं जो हुसैन से मिलते हैं।
जो योगी बाबा आते हैं तो उनके आसपास से ओम की आवाज़ गूंज रही होती है और हुसैन उनकी तारीफ़ करते हैं कि वाह क्या बात है। और योगी हुसैन से बोलते हैं कि मुझे प्रॉफेट मोहम्मद की कब्र पे जाना है। तो और फिर एक सहस राय नाम का एक कैरेक्टर आता है जो हिंदुस्तान से आता है, करबला, अपने 7 भाइयों को लेके जंग में लड़ने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद की तरफ से। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो कैरेक्टर है सहस राय का और जो 7 लोग हैं वो एक्चुअली सच में थे, कुछ लोग बोलते हैं फिक्शनल है। जैसे एक कम्युनिटी भी है जिनको कहते हैं हुसैनी ब्राह्मण्स, तो कहा जाता है कि वो लोग हिंदूज थे जो जाके लड़े हुसैन की तरफ से करबला की जंग में। तो बहुत सारे बिलीव्स हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ ये प्ले बहुत ज़रूरी है पढ़ने लायक। आपको इस प्ले से एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी, वो है कंपैशन। एक इंसान का दूसरे इंसान की तरफ कंपैशन, प्यार आप इस किताब से ज़रूर सीखोगे। तो अगर समय मिले, मन हो, कुछ भी है, तो ये ज़रूर पढ़िएगा एक बार, करबला। नेक्स्ट बुक जो चौथी किताब है मैंने इस महीने पढ़ी है, वो मैंने सेव करा बिल्कुल आखिरी के लिए, बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। बिकॉज ये वो किताब है जो मैं गौरव गर्ग हूँ, मैं बनिया हूँ। मैंने ये किताब पढ़े ना, जब ये किताब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अपनी भी कोताहियाँ दिखती हैं, अपनी कमियाँ दिखती हैं, यहाँ पे स्पेल आउट हो रखी है, जो मुझे कहीं ना कहीं ठीक करना होगा, जो समाज में भी खराब है और मेरे अंदर तो है ही। तो कहीं ना कहीं उसको इतना क्रिटिकल होके पढ़ना एक थोड़ा चैलेंजिंग भी है, बट एक अच्छी चीज़ भी है मेरे लिए ही, क्योंकि ये मेरी ही बेहतरी के लिए है कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ कम से कम। आप सबको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक बहुत अच्छी, बहुत सटीक और एक बहुत बिगिनर फ्रेंडली किताब है, जिसको जस्ट अभी जानना है कि है क्या, कास्ट क्या होता है, कास्ट वायलेंस कैसे होता है, जाति के आधार पर भेदभाव कैसे हो रहा है आज भी, कैसे होता था, और क्या ये चलता ही रहेगा। हिंदुस्तान क्या है कॉन्टेक्स्ट में कास्ट के, तो जाति के कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान कैसे है, क्या हिंदुस्तान जाति से अलग है, क्या हम सब बोल सकते हैं कि हम इस वर्ण व्यवस्था के पार्ट नहीं है और हम बस निकल सकते हैं, या फिर ये वैसा ही बिहेवियर है जैसे एक शुतुरमुर्ग गड्ढे में सर डाल लेता है जब तूफान आता है। तो बहुत सारे सवाल पूछता है हमसे और बहुत सारी चीज़ों के सटीक जवाब भी देते हैं। ये किताब है, इसका नाम है मीट द सवर्नास। बहुत अच्छा कवर है, अगर आप देखेंगे इस किताब के कवर को एक्सप्लेन भी करा गया किताब के अंदर, तो अब देखिए बहुत बहुत खूबसूरत कवर है। और जो कवर का डिज़ाइन है वो है आकृति खुराना का, और जो कवर का इलस्ट्रेशन है जो बनाए हैं वो आनंद शिनॉय का है। तो तारीफ़ करनी होगी, उन्होंने बहुत कमाल काम करा है, बड़ा खूबसूरत कवर है। ये किताब लिखी है रविकांत किसाना ने। रविकांत एक यूट्यूब चैनल भी होस्ट है इनका, जिसे एक अपना पॉडकास्ट होस्ट करते हैं जिसका नाम है बफेलो इंटेलेक्चुअल। वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, आप सबको देखना चाहिए। मैं भी देखता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। कभी कभी मतलब एक रैंट सा फील है, बट बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे बेहतर पढ़ा हुआ, आपसे ज़्यादा जानने वाला इंसान आपको अथॉरिटी से या फिर एक नॉलेज से आके आपको कुछ बता रहा है, आपको कुछ सिखा रहा हो, काइंड ऑफ वो फ्रस्ट्रेटेड भी है कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे लगता है मुझे चैनल। तो जब उन्होंने किताब की अनाउंसमेंट करी तो मैंने खरीदी है। कुछ बातें इस किताब के बारे में, तो अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो पॉडकास्ट है बफेलो इंटेलेक्चुअल वही है, बस किताब के फॉर्म में, विच इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज बहुत लोग हैं जो वो पॉडकास्ट कभी नहीं सुनेंगे, पर वो किताब पढ़ने में बिलीव रखेंगे। जो रविकांत जी हैं वो एक प्रोफेसर भी हैं, तो क्रेडेंशियल्स की वजह से और परफॉर्मेटिव भी हो जाते हैं हम सब लोग कभी कभी, तो उसकी वजह से भी हम सब पढ़ ही लेंगे। पर वो पॉडकास्ट थोड़ा सा नहीं एस्थेटिकली जाता बहुत लोगों के, तो नहीं सुनेंगे। तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है एक्सेस मिलना। ये पॉडकास्ट की तरह ही फ्लो करता है, एकदम रैंटी होता है, कहता है कि बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर इसकी जड़ों में जाते हैं कि क्यों हुआ, अच्छा उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था तब उसने ये नहीं करा, फिर ये पॉलिटिशियन ने ये करा, ऐसा हुआ बहुत सारी चीज़ों को आपको दिखाता है। फिर वो अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि देखो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ऐसा हुआ था, और मेरा मतलब रविकांत बीइंग एन ओबीसी, उनके साथ जो कुछ हुआ, तो फिर
उन्होंने इस पर कैसे रिएक्ट करा और वो इसे कैसे एनालाइज करते हैं और ये कैसी सिचुएशन है। तो एक बड़ा कमाल का एक फ्लो बना के देते हैं। हर चैप्टर है, हर चैप्टर के अपने टॉपिक्स हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, सारे अपने आप में एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, ये सबको रगड़ते हैं। अच्छे से अच्छे कॉमेडियंस जो मतलब, और ये बात समझो कि रविकांत वो अनोइंग लिबरल नहीं है। रविकांत इज नॉट वीरदास। रविकांत भाई साहब कुणाल कामरा नहीं है जो ची करते हैं पूरा दिन। एक ही टॉक सेंस जो मुझे बहुत पसंद है, तो उसके लिए पढ़ना कि ताकि समझ आए कि एक्चुअली है क्या। और जब कोई इंसान अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा है तो फिर आप खारिज तो नहीं कर सकते ना, आपको समझना पड़ेगा। जो बैठो सुनो, बैठो और पढ़ो। अच्छा ये होता आया ही है, ये हो भी रहा है, क्या पता ये होता भी रहेगा। अब इसमें आपने सिचुएशन देख लिया, अब आपके ऊपर है कि अब आप क्या करोगे। आर यू गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, लाइक एटलीस्ट हेल्प इन द सोल्यूशन, या फिर एटलीस्ट यू डोंट वांट टू बी अ जस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो वो बहुत अच्छा इसमें है। इसमें एक और चीज़ है जो आखिरी में है कि एक्सोडस, जो बहुत सारे हमारे आसपास आप देख रहे होंगे, फैमिली में, रिश्तेदारों में बहुत लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है, वो बहुत अच्छा इन्होंने कनेक्ट करा है पूरा। वो ग्लोबलाइजेशन, वो थोड़ा 70s 80s से लेके फिर वो ग्लोबलाइजेशन होता है और उसके बाद जो पीक हम सब कहते हैं ना कि हम ये बना देंगे, वो कर देंगे, एंड देन उसके बाद जो काइंड ऑफ होता है कि नहीं शायद बाहर जाना ही बेहतर है सबके लिए। वो सब कोई का बहुत अच्छे थ्रेड से जोड़ा है, बहुत अच्छा अपनी लाइफ से भी जोड़ा है, अपनी लाइफ की कहानियाँ डाली हैं, किसी को नहीं छोड़ा है, सबको अच्छे से क्रिटिसाइज करा है। जो डिजर्व करता है जहाँ पे क्रिटिसिज्म, उसे वहाँ पे क्रिटिसाइज करा गया है पर्टिकुलर चीज़ के लिए जहाँ पे वो डिजर्व करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हाईली रिकमेंडेड किताब है, गो रीड इट। रविकांत जी, आई लव यू, आप मेरे फेवरेट हो यूट्यूब पे, आई लव यू मैन। आपका जस्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत महंगा पड़ता है मुझे, तो फ्री वाले एपिसोड ही सुनता हूँ, बट आई एंजॉय इट। एंजॉय योर फ्री एपिसोड्स, आई लव योर फ्री एपिसोड्स, आई लव फ्री पॉडकास्ट्स। फाइनल बुक जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, और बिकॉज मैं शायद ये किताब ख़त्म करने के बाद यहाँ कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा, सो आई हैव टू गेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम। तो जो हमारी अभी किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ वह है चोजन स्पिरिट्स बाय सौमित बासु। सौमित बासु बहुत पॉपुलर राइटर है। मैं इनको नहीं जानता था, मुझे नहीं पता सौमित बासु के बारे में। मैंने इनका एक पॉडकास्ट देखा था बहुत पहले, बहुत साल पहले, लाइक 5 साल पहले, 6 साल पहले, लेकिन एंशिएंट टाइम्स। तब मुझे बहुत एज अ कैरेक्टर एक ह्यूमन बीइंग बहुत पसंद आए थे, तो मैंने सोचा था कि हाँ इनकी किताब मैं भी पढ़ूंगा। और इस साल मैं ये सेकेंड हैंड चोजन स्पिरिट्स दरियागंज से लेके आया, और अभी तक मैंने इस किताब के 52 पेजेस पढ़े हैं। एंड अभी मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ आ गया कि काफ़ी डिस्टोपियन सी किताब है। एक ज़माना आ गया है जब सब बड़ा अथॉरिटेरियन सी गवर्नमेंट है, सर्वेलेंस हो गया है, 1984 जैसा पूरा सिचुएशन है, और भी बहुत सब चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक थोड़ा कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है फ्लो का, मुझे वो फ्लो समझ नहीं आ रहा है क्या है जो यहाँ पे है, फ्लोअर्स क्या होता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगी। कुछ चीज़ें फ्लो, कभी कुछ वो रील जैसा लगता है, कभी वो लाइव स्ट्रीम जैसा लगता है। तो अभी आई एम नॉट गेटिंग इट, बट आई होप सो आई विल थोड़े टाइम में। और भी मतलब कैरेक्टर्स अभी इतने समझ नहीं आ रहे, बट ऑब्वियसली आई एम 50 पेजेस इन, और ये किताब कुछ 250 पेज की है, तो हाँ आई एम जस्ट 1/5 मैंने किताब पढ़ी है, 20%। तो अभी तक मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, आई होप आ जाएगा। इंतज़ार करते हैं, पढ़ते हैं, एंड लेट्स सी। सौमित बासु, मैं बहुत आप पे विश्वास करके किताब पूरी पढ़ूंगा। आई होप आई डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, और हो भी जाऊंगा डिसअपॉइंट तो आप कौन से मेरे रिश्तेदार लग रहे हो, मैं क्या एंटाइटल्ड बातें कर रहा हूँ, ये डिसअपॉइंट नहीं करने का, और मैं है दूसरी पढ़ लेंगे, दैट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। तो ये सारी किताबें थी जो मैंने इस महीने पढ़ ली हैं, और एक किताब जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अब कुछ फिल्में या शोज आप सबको देखने चाहिए। एक शो है नेटफ्लिक्स पे है, उस शो का नाम है मो, MO, मो। मो के 2 सीजन है, हर एपिसोड 28 मिनट के आसपास है,
और दोनों सीजन में 7 एपिसोड्स हैं, तो मतलब अगर आप डेडिकेटेड हो तो 1-2 हफ्ते में पूरा शो ख़त्म कर सकते हो। सो मो जो शो है वो इस बारे में है कि पैलेस्टीनियन फैमिली है, वो अमेरिका में रहती है। वो कुवैत, पहले पैलेस्टाइन से इराक गए, इराक से कुवैत गए और फिर कुवैत से अमेरिका आ गए, पर उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, वो इलीगल्स हैं, अभी उन्हें सिटीजनशिप चाहिए। सीज़न 1 का प्लॉट ये है, और सेकंड सीज़न का प्लॉट मेनली यही रहता है कि सिटीजनशिप चाहिए, बट और भी बहुत सारे पैरेलल आर्क्स खुल जाते हैं। और लास्ट 2 एपिसोड हैं कि उन्हें फ़िलिस्तीन जाना है, बट ऑब्वियसली वहाँ पे अब इज़राइल है। तो वो कैसे उन्हें परेशान करता है, कैसे एक इंसान जिसके पापा सर्बिया में, पोलैंड में पैदा हुए थे, वो एक नेटिव पैलेस्टीनियन से पूछ रहा है कि क्या प्रूफ है कि तुम पैलेस्टीनियन हो, which is just what भाई यू आर यूरोपियन लाइक लिटरली। बट ठीक है, यही अब्सर्डिटी है दुनिया की। तो अगर आपको समझना है कि व्हाट इज बीइंग अ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी या फिर पैलेस्टीनियन इमिग्रेंट इन एनीवेयर, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, वो कैसे दुनिया को देखते हैं, कैसे वो 2 स्टेट सोल्यूशन और 1 स्टेट सोल्यूशन को देखते हैं, कैसे वो डील करते हैं चीज़ों के साथ, तो आप ज़रूर देखिए, आप प्लीज़ देखिए मो। फर्स्ट सीज़न थोड़ा स्लो है, इतना मज़ा नहीं आएगा, बट सेकंड सीज़न वर्थ इट है। सेकंड सीज़न पे सारे पैसे लगा दो मेरे, चुम्मेश्वरी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। लास्ट एपिसोड में तो मज़ा आ गया, लास्ट एपिसोड बैंगर है। एक कैरेक्टर है इसमें, हमूद एक कैरेक्टर है इस शो में, बहुत मज़े का कैरेक्टर है। फर्स्ट सीज़न में थोड़ा हल्का है, सेकंड सीज़न में तो वाह ग्रेट। जो हमूद है, वो जो कैरेक्टर है, वो दिखा रहा है एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कैसे पैलेस्टीनियन कितना क्लोज है बिहेवियरली टू अ रेडनेक। तो मतलब ये सदर्न अमेरिकन जो होता है, टेक्सास वगैरह वाले, उन्हें रेडनेक्स बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो उनकी कितना क्लोज है, वो दोनों एक तरह रहते हैं, वो दोनों कॉन्स्टेंटली पैरानॉइड रहते हैं, हर जगह बंदूक और असला छुपाते हैं कि उन्हें लगता है बस कोई आएगा, अटैक करेगा, हमें मार देगा, है ना। वो कॉन्स्टेंटली डर में रहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली बस वेपन्स की बातें करते हैं और खाने की बातें करते हैं और बच्चे पैदा करने की बातें करते हैं। तो बहुत मज़े का कैरेक्टर है, तो वॉच मो MO। कुछ गाने अगर मैं आपको बताऊं तो एक गाना है, पुराना गाना है कोक स्टूडियो का, उस गाने का नाम है अनोखा लाडला। वो बहुत अच्छा गाना है, आपको सुनना चाहिए। एक यूके भंगड़ा एक जॉनरा है, इसमें क्या होता है कि आप थोड़े से यूके बीट्स जो होते हैं, मतलब जिसमें से थोड़ा सा अफ्रीकन थोड़ा सा फील होता है म्यूज़िक में, क्योंकि वो बहुत सारे अफ्रीकन इमिग्रेंट्स ने बनाया था, और उसके साथ भंगड़ा म्यूज़िक मिक्स हुआ होता है। तो जैसे पंजाब MC जो करते थे, या फिर RDB, आपने बहुत सारे गाने सुने हैं यूके भंगड़ा के, जैसे मुंडिया तो बच के रही, जोगी, पंजाब MC के जितने भी गाने थे, RDB, आलू चाट जो से वो गाना था बड़ा फेमस उसका, है ना, बिलोनी तेरा लाल कगरा, है ना, जस्सी सिद्धू के गाने वो सब, वीर जी भाई और चले यहाँ, ये सब तरह के जो गाने, ये यूके भंगड़ा कहलाता है। तो बहुत टाइम से यूके भंगड़ा थोड़ा ठंडा हुआ होता, इतना म्यूज़िक नहीं आ रहा था यूके भंगड़ा से, बट फाइनली कुछ सालों से वापस इग्नाइट हुई है आग बाय एन आर्टिस्ट, उनका नाम है रैफ सपेरा। तो उनकी अभी एक नई एल्बम आई है रेनेसां, वो सुनिए, वो बड़ा अच्छा यूके भंगड़ा म्यूज़िक है, विद उन्होंने प्रोड्यूस करा है इक्की के साथ। इक्की अगर आप नहीं जानते तो वो करण औजला के बहुत सारे गाने उन्होंने बनाए हैं। तो शायद जैसे फॉर यू फॉर मी जो एल्बम है उनकी, 2 फॉर यू फॉर मी, वो उन्होंने बनाई है। तो अच्छे गाने हैं इक्की के, बहुत अच्छे गाने। इक्की बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है। और किसे सुने आप, सुने नैयारा नूर, उनका एक गाना है रूठे हो तुम, वो एक फिल्मी गाना है, बड़ा मज़ेदार गाना है, ज़रूर सुनिएगा, हाईली रिकमेंडेड। और उनके आज बाज़ार में पाबे जौला चलो, जो फैज़ की नज़्म है, बहुत कमाल की। तो ये कुछ म्यूज़िक है, आपको सुनना चाहिए। मैंने अभी हाल ही में ही दोबारा रीडिस्कवर करा है, या फिर पहली बार डिस्कवर करा है, तो ये सुनिए। धन्यवाद मुझे इतने समय तक सुनने के लिए, देखने के लिए। हम जितने भी हैं थोड़े से ही हैं, बट काफ़ी हैं। मैं चाहूँगा कि आप और जुड़ें यहाँ पे, और लोग आएँ, हमें देखें, हमारा पुराना कंटेंट देखें, आदित्य भाई जो अब डालेंगे उसे देखें, और नई चीज़ों को, वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे।
और हो सकता है कभी हम फ्यूचर में कई सालों बाद फिर मिलें यहाँ पे, वी डोंट नो, बट उम्मीद पे दुनिया का है। मैं आप सब जुड़े रहें, अच्छा लगा, मज़ा आया काफ़ी। और बाकी धन्यवाद देखने के लिए। और जाते जाते एक शेर के, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। हम आप भी मिलेंगे अगर खुदा लाया। देखने के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। मैं भी फ्यूचर में फिर एक नए वीडियो एपिसोड के साथ मिलूंगा। आदित्य भाई साहब तो ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। तो जो हमारी तीसरी किताब है, नेक्स्ट बुक अनोखा, उस गाने का नाम है अनोखा लाडला।